चलो देखो आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उस इक्वेशन का फायदा क्या है? अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के अलावा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा अगर आपको कोई भी ऑर्डर दे दे एग्जामिनर, आप उसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। और यहां से बड़ा एक शानदार क्वेश्चन आता है ग्राफ का, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, है ना, सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, integrated rate equation for nth order reaction, for nth order reaction। ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, फिर सब ट्राई करके देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है ना। और हमारी इक्वेशन क्या है बेटा? हमारी इक्वेशन है KT इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन AT की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। बस याद रखना, L इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 1। n 1 नहीं हो सकता। n क्या है? व्हाट इज n? n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। लेकिन ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के हर ऑर्डर पे लगेगा, ये बात याद रखना। तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूज करो। जैसे मैं आपको एक बार जीरो के लिए यूज करके बताता हूं, है ना, फिर देन उसके बाद हम लोग फर्स्ट के लिए यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और, हाफ लाइफ, चलो हाफ लाइफ के बारे में बता देता हूं। टी हाफ का भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है? 1 अपॉन के और ए नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है टी हाफ का, है ना। ये भी किसके लिए? n इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, है ना। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। अब दिखाते हैं आपको फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको प्रूफ करके देखते हैं ना, है ना। ऐसा थोड़ी कि हवा में बोल दिया, पता पड़ रहा हो ही नहीं रहा, है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी? 0। तो वैल्यू प्लेस करो, KT इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन AT की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर 0 माइनस 1। KT इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इज माइनस 1, यही रहेगा, है ना, यानी माइनस का साइन। अच्छा देखो, AT की पावर 0 माइनस 1 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? AT की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर भी माइनस 1। अगर किसी भी चीज की पावर माइनस में, तो क्या हम उसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? तो हमने क्या लिखा? KT इक्वल्स टू माइनस का AT, ठीक है, AT माइनस और A नॉट, बोलो लिख सकते हैं। अब माइनस साइन को शॉर्ट आउट कर लो, KT इक्वल्स टू माइनस AT और प्लस A नॉट। अगर AT को इधर ले जाऊं, यहां थोड़ा सा इसको वो करें, थोड़ा इजी वे में करते हैं ना, और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं ना। देखो, AT को हम यहीं छोड़ रहे हैं, यानी माइनस AT मैंने वहीं छोड़ दिया, और KT यहां पे था, माइनस A नॉट इधर आ गया, तो क्या हो गया? माइनस का A नॉट हो गया। अगर माइनस साइन को हटाऊं तो AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। बोलो क्या यही इक्वेशन पड़ी थी जीरो ऑर्डर के लिए? बोलो हाँ या ना, आसान है, आ गई ना सेम चीज। अच्छा, अगर सेकंड ऑर्डर के लिए निकाले तो? अच्छा, इसके हाफ लाइफ के बारे में तो बात करनी है। अच्छा सुनो, हाफ लाइफ, यहाँ पे जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना, वो आपको एक्यूरेट वैल्यू निकाल के नहीं देगा, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे यहां पे टी हाफ है, वो किसके इक्वल है? 1 अपॉन के ए नॉट n माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1। तो टी हाफ कितना हो गया बेटा? इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन के। बोलो दिख रहा है?
लेकिन ये जो है ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं है जीरो ऑर्डर की, ये तो जीरो ऑर्डर के T100% का फॉर्मूला है। तो आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे यहां से, लेकिन हाफ लाइफ का ग्राफ बना दोगे कैसे, जरा बताओ। हाफ लाइफ क्या कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये फॉर्मूला ये बोल रहा है कि टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टी हाफ और यहाँ पे कंसेंट्रेशन बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। याद करो जीरो ऑर्डर में ऐसी ग्राफ बन रहा था क्या? पता पड़ रहा है? कर पाओगे? एक बार इसको छापो ताकि हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए भी एक बार ग्राफ पढ़े और इक्वेशन पढ़े, है ना? तो क्विकली नोट करो जरा। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम आंख बंद करके बता देंगे, है ना? क्योंकि हम लोग तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं और जेई का एग्जाम दे रहे हैं ना। और नीट और जेई के एग्जाम में क्या होता है, जो चीज दी है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर पता है ना, तो जीरो ऑर्डर के बारे में, वो सेकंड या थर्ड ऑर्डर के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना? ठीक है। और पिछली बार तो बोर्ड के एग्जाम में भी सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आ गया था ग्राफ हाफ लाइफ की रिलेशन का, है ना? तो बोर्ड में आ सकता है, तो ये नीट और जेई में तो पक्का आ जाएगा, है ना? तो चलो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2। देखो फॉर्मूला क्या था? Kt इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 1 अपॉन At, 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट पावर 2 माइनस 1, यही आया। तो Kt इक्वल्स टू 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1, तो 1 अपॉन At minus 1 upon A naught. This is the relation. This is the relation. Kt और equals to 1 upon At minus 1 upon A naught, और 1 upon At क्या हो जाएगा? Equals to Kt plus 1 upon A naught। या आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो? देखो 1 upon At equals to 1 upon A naught plus Kt। ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना, है ना? दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या है? स्लोप, ये क्या है? इंटरसेप्ट, ये कहां पर है? वाई एक्सिस। जरा बोलो कैसा ग्राफ बन रहा है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है इसका मतलब सपोज दैट यहां पे कहीं आपका इंटरसेप्ट है जो क्या है? 1 अपॉन ए नॉट इज द इंटरसेप्ट, और यहां पर आपने टाइम दिया हुआ है इधर, और आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, यानी स्लोप कैसा बना? ये ना स्लोप, दिस इज द एंगल थीटा एंड टेन थीटा, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी है? के बराबर। तो ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ सेकंड ऑर्डर का ग्राफ कैसा बनेगा? तो सेकंड ऑर्डर का ग्राफ ऐसा बनेगा। पता चल रहा है? कोई डाउट? थर्ड ऑर्डर के लिए भी बना लोगे, वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है? बस वहां पे स्क्वायर वगैरह आ जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, है ना? ठीक है, या पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, वो देखना पड़ेगा। तो इतना पता चल गया, अब आगे तो कर लेंगे। चलो एक चीज देखो छोटी सी, अगर मैं बोलूं हाफ लाइफ फॉर जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ बतानी है मुझे जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए सिर्फ मैं रिलेशन देख रहा हूं, उधर देखूंगा रिलेशन, यहां रिलेशन लिखता हूं, ग्राफ बना दूंगा, है ना? जीरो ऑर्डर के लिए यहां लिखते हैं जीरो ऑर्डर, यहां लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, यहां लिख रहे हैं सेकंड ऑर्डर, और उसको मिटा करके वहां लिखते हैं थर्ड ऑर्डर, है ना? चलो भैया मिट जाओ जरा, है ना? यहां पे लिख रहे हैं थर्ड ऑर्डर,
देखो थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए देखो फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए नॉट के। यानी अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो कैसा बनेगा, यही बनेगा ना, टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अरे बोलो, छोटे छोटे बनाए थे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या पढ़ा था, मैंने बोला ना ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या पढ़ा था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्या हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट के लिए नहीं कर रही ना, नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे टी हाफ और कंसेंट्रेशन का तो ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट। याद आ रहा है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो देखो 2 - 1 इज 1, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। और जब ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वो, जब रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बन रहा है थोड़ा सा ऐसे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपर बोलो, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बोलो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 - 1 इज 2, तो 1 अपॉन ए नॉट की पावर 2। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हाइपर बोला, हाइपर बोला, टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ। लो चारों ग्राफ बना दिए यहां पे, 1 2 3 4। अब क्या क्या पता पड़ा, देखो सुनो, यहां से हमें क्या क्या पता पड़ा, जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन पे, सेकंड ऑर्डर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड ऑर्डर में इनवर्स का स्क्वायर आ गया। पता चला, आसान है, कर लोगे पक्का, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो ये होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स समा। अब बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, है ना, देन फिर इसको खत्म कर देंगे। एक बार इसको नोट करो, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा प्रेशर का, है ना, करो नोट जरा। अरे ये वाला अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाऊं हाफ लाइफ का, देखना अभी तो मैंने यहाँ बना दिया है। अच्छा अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ बना रहा हूं और मैंने लिख दिया ए नॉट, ए नॉट इनवर्स और टी हाफ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो टी हाफ को मैंने क्या लिखा है, टी हाफ इक्वल्स डायरेक्टली में 1 अपॉन ए नॉट। अगर टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट को ऊपर कर दूं तो ए नॉट की पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इनवर्स ही है, डायरेक्टली है। और ग्राफ कैसा बनेगा, तो एग्जाम यहां घुमा देगा, ए नॉट की और -1 लिख के दे देगा, तो पता होना चाहिए भाई, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, फॉर अ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, मेरा क्वेश्चन है फॉर अ होमोजेनस gaseous reaction, for a homogeneous gaseous reaction A gives B plus C plus D। आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हो, है ना। द इनिशियल प्रेशर was P naught, while जबकि प्रेशर आफ्टर टाइम T, प्रेशर आफ्टर टाइम T, कैपिटल T लिख लेते हैं, टाइम T was P, और आपको बोला हुआ है कि P इज ग्रेटर देन P नॉट। तो द एक्सप्रेशन ऑफ the rate constant is question mark, है ना। अब देखो सुनो,
मुझे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, मुझे मेंशन नहीं किया गया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर मेंशन करेगा तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा, और ऑप्शन में हमेशा ना एक ही ऑर्डर के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, चाहे वो 0 के रिस्पेक्ट में होगा, चाहे वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में होगा, चाहे वो सेकंड के रिस्पेक्ट में हो, चाहे थर्ड। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन देखे तो मुझे ऑप्शन देख के पता पड़ गया है कि फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन दी है। तो वहां से मैंने क्या मान लिया है कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? पक्का नहीं है? अब करें इसको। देखो इनिशियल प्रेशर, देखो इक्वेशन लिखता हूं, यहां लिखते हैं। देखना यहां तो नहीं आ रही लाइट, नहीं आ रही। आपको बोला है ए से बन रहा है बच्चों बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर था पी नॉट, इनका प्रेशर कितना होगा 0 0 0। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर पी नॉट में अब प्रेशर क्या होगा, देखो उसने क्या बोला, प्रेशर आफ्टर टाइम टी वॉज पी, टाइम टी के बाद प्रेशर क्या हो गया, पी हो गया। तो क्या ये वाली वैल्यू पी हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक टाइम के बाद तो सारी गैसेस बन गई ना, और सारी गैसेस बन गई, सबका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो सबका प्रेशर मिला करके पी हो रहा है, ना कि इसका पी हो रहा है। यानी पी नॉट में से कुछ तो माइनस हो रहा है, मैंने बोला P1 माइनस हो रहा है। तो यहां पे क्या बना P1, यहां पे P1 और यहां पे भी P1। अब P नॉट माइनस P1, इन सबको ऐड करने पर P1 प्लस P1 प्लस P1, ये इक्वल है किसके, P के। समझ आया? ये इक्वल है किसके, P के। देखो एक P1 से एक P1 तो कट गया, तो क्या बचा P नॉट प्लस 2P1 इक्वल्स टू P। बोलो पता चल रहा है इतना दिखा। अगर मैं 2P1 को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2P1 इक्वल्स टू P माइनस, हाँ P माइनस P नॉट, और P1 को क्या लिख सकता हूं, हाँ P माइनस P नॉट अपॉन 2। बोलो लिख सकता हूं? बोलो किसी को कोई डाउट? अब फर्स्ट ऑर्डर की रिलेशन क्या होती है, KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो अब की बार आप क्या लिखो, इनिशियल प्रेशर, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाएंगे नहीं, तो लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। बोलो यही होगा बच्चों। अब K इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग, लॉग बेस 10 था हर बार, याद है ना। इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट, P नॉट अपॉन फाइनल प्रेशर इज P नॉट माइनस P1। क्योंकि हम तो किसका देखते हैं, रिएक्टेंट का ही तो देखते हैं हमेशा, है ना। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पूरा लिख देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दोनों के देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनल प्रेशर क्या है, P नॉट माइनस P1, दिख रहा है, हाँ हाँ P नॉट मतलब नीचे नॉट है, कोई बात नहीं समझ जाओ, यही होगा। तो KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 और P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, P नॉट माइनस P माइनस P नॉट अपॉन 2। क्या आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और KT क्या आ जाएगा, यहां कर दूं, दूसरे कलर से कर देते हैं। KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ये P नॉट अपॉन 2P नॉट, 2P नॉट माइनस P माइनस P नॉट अपॉन 2। बोलो लिख सकते हैं क्या, 2 ऊपर चला जाएगा तो KT इक्वल्स टू कितना आया 2.303 लॉग 2P नॉट अपॉन, देखो 2P नॉट और ये P नॉट है, माइनस हुआ तो
पी नॉट माइनस पी। अरे बोलो, यही आएगा। तो के क्या हो गया, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 2 पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। दिस इज द रिलेशन। पता पड़ा। अब यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, है ना। कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे, हो गई ना। हाँ, पता कहां गलती हुई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहां पे साइन आएगा प्लस का, और 2 पी नॉट और पी नॉट कितना हो जाएगा, 3 पी नॉट होगा। तो ये गलती हुई थी हमसे, है ना, कि हम यहाँ पे भूल गए कि ये माइनस है, तो ये तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पता चला, देखो छोटी सी गलती से काम खराब हो गया ना। तो बहुत एक्यूरेट करना है। अब आ जाएगा, आप कर पाओगे। तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, 3 पी नॉट माइनस पी। ऑप्शन चेक करें, हाँ सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, कर लोगे पक्का। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, करो जरा नोट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बोला है फॉर द रिएक्शन, अपने को बोला है क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन है बेटा N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ O2। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, और आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको माइनस डी N2O5 अपॉन डी टी की वैल्यू जो है वो है आपकी K1 N2O5, और क्या बोला है आपको, वो डी NO2 अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो है K2 NO2, ठीक है, और KN2O5, सॉरी K2N2O5, है ना। और थर्ड आपको बोला है बेटा डी O2 अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है बेटा K3N2O5, K3N2O5, और आपको बोला है द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज, K1 K2 और K3 के बीच में क्या रिलेशन हो गया ना, ये आपको बताना है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। देखो कोई टफ नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, आपको बस क्या करना है, एक बार देख लो, समझ लो, फिर आप लोग सॉल्व करना। देखो आपको करना क्या है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन, आपको बस इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया है, N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ O2, ये दिया है। देखो ध्यान से देखो, ये रेट है ना, ये वाले पार्ट रेट है ना, तो आप तो सिंपल रिएक्शन का रेट लिखो, रेट इक्वल्स टू माइनस डी N2O5 अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट था इसलिए माइनस है, ये प्रोडक्ट है तो प्लस, और रेट क्या होगा 1/2 डी NO2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस में होगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 DO2 अपॉन डी टी। बोलो यही हो जाएगा। अब जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, तो इन सबकी वैल्यू के की टर्म में आपको दी हुई है, सीधे वैल्यू रख दो, सीधे वैल्यू रखो। माइनस DN2O5 अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, K1 N2O5 इक्वल्स टू डी NO2 अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, लेकिन ये तो 1/2 भी तो है साथ में, तो 1/2 K2 N2O5 इक्वल्स टू O2 की वैल्यू क्या है, DO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या है, K3 N2O5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू K3 N2O5। जरा बताओ, सब में N2O5 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे बोलो, और क्या हो गया K1 इक्वल्स टू K2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिलेशन, देखिए ये के बीच की रिलेशन है। तो क्या सॉरी, क्या करना था ये समझो, सिर्फ रिएक्शन का रेट लिखना आना चाहिए था, स्टोइकियोमेट्री वाला, और जो वैल्यू दी हुई है बस उनको प्लेस करना है।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है, बस तुम वहां कंफ्यूज मत कर देना इसको। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहां लिख देता हूं। मेरा क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO है रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको रिएक्शन दी हुई है बेटा 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस, है ना। और आपको बोला है इफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है आपको। रिएक्शन इज NO प्लस O2 रिवर्सिबल K NO3, और ये फास्ट स्टेप है। और दूसरा आपको दिया हुआ है NO3 प्लस NO, और ये K1 है, और ये इसने क्या बनाया NO2 प्लस NO2, और ये बेटा ये है स्लो रिएक्शन। तो आपको बोला है देन रेट लॉ क्या होगा, आपको क्या बोला है, रेट लॉ क्या होगा। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझो। नॉर्मली रिएक्शन का रेट जो है हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन भैया ये तो दो इक्वेशन क्यों दी है, फिर इसके बाद दूसरी भी कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। अब पहली वाली इक्वेशन देखो, क्या उसमें इक्विलिब्रियम बन रहा है, रिवर्सिबल का साइन आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम बन रहा है। और इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो यही होता है ना। अच्छा, अगर दूसरी इक्वेशन लिखूं तो दूसरी तो स्लो स्टेप है, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा बेटा, K NO3 और NO। बोलो पता चला। अब ऑप्शन में ये जो रेट है ना ये नहीं दिया होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो NO3 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके रखो, या NO की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके रखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, एक बार ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये लिख दूं ऑप्शन। ऑप्शन में फर्स्ट हमें दिया हुआ है जो रेट है वो इक्वल है K डैश NO एंड O2। सेकंड बोला है रेट इक्वल्स टू K डैश NO और O2 का स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है रेट इक्वल्स टू K डैश NO का स्क्वायर और O2। द फोर्थ वन इज रेट इक्वल्स टू K डैश और NO का होल थ्राइस और O2। दिख गया। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इधर देखो, ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपका रेट क्या है, K NO3 और NO। क्या यहां पर कहीं NO3 है, नहीं है। इसका मतलब NO3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि NO3 यहां पे नहीं है ना। अब NO3 की वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से मैं NO3 की वैल्यू निकालूं यहां से, तो NO3 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू NO और O2, यही होगी। ये K1 दिया हुआ है, दिख रहा है। क्या NO3 की वैल्यू यहां प्लेस कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू K1 और NO3 की वैल्यू क्या है, K और NO और O2 और NO। बोलो पता चल रहा है, पता चला। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो रेट इक्वल्स टू K1 इंटू K भी कॉन्स्टेंट है, K1 भी कॉन्स्टेंट है। जब भी दो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कॉन्स्टेंट बना देते हैं, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया K डैश। देखो दिख रहा है, NO इंटू NO इज NO का स्क्वायर, और साथ में कौन बैठा है,
O2। बोलो कौन सा ऑप्शन है, देख के बताओ कौन सा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किसको सब्सटीट्यूट किया है, जो नहीं दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट किया है। बोलो भाई चला, आसान है, कर पाओगे। इसी के साथ खत्म होती है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कर लो जरा नोट।